सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए। उन्होंने 18 महीने की जो जेल झेली, 20 महीने का जो सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजरे और उससे उनका जितना मानसिक उत्पीड़न हुआ, क्या वो सजा उनके लिए काफी नहीं है? क्योंकि कोर्ट भी ये मान चुकी है कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं थे और मुंबई बम धमाकों की साजिश के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था। इसी चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड जस्टिस जसपाल सिंह, जो कि याकूब मेमन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के वकील थे। मेरे साथ मौजूद हैं आंचल आनंद, जो कि हमारी एडिटर न्यूज है और उन्होंने ही आज टेलीविजन पर सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी कि संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई है। मेरे साथ है रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार, जो कि जेबुनिसा, जिनके घर हथियार बरामद हुए थे, उनकी वकील थी। मेरे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी सरोज पांडे जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की। मेरे साथ पीएल पूनिया साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चिंतक हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। मेरे साथ है मनीष दुबे, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वो एंटरटेनमेंट के सबसे जाना माना चेहरा है भारतीय टेलीविजन के। वाईपी सिंह साहब, एक्स IPS ऑफिसर। सबसे पहले विकल्प क्या बचा है संजय दत्त के सामने? जेठमलानी का कहना है सरकार और राष्ट्रपति से गुहार लगाएं, कोई दरवाजा खुल सकता है। पुनर्विचार याचिका भी वो डाल सकते हैं, ऐसे संकेत मिले हैं, डालेंगे। जस्टिस जसपाल सिंह साहब, क्या संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए, सरकार को या राष्ट्रपति को? हेलो, ये तो मैं क्या कह सकता हूं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. Supreme Court has considered and has maintained the conviction. बाकी political reasons or social reasons or whatever it is, गवर्नमेंट अगर चाहे तो डेथ सेंटेंस भी कम्यूट हो जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आई हैव नो अथॉरिटी। संजय दत्त जी बड़े अच्छे वकील, उनके डेथ सेंटेंस भी कम्यूट हो जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आई हैव नो अथॉरिटी। संजय दत्त जी बड़े अच्छे वकील, उनके वहां पेश हुए थे। शायद मेरा ख्याल है कि वो पहले रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को अप्रोच तो जरूर करेंगे। दैट्स माई फीलिंग। That's your feeling. पूनिया साहब, सरकार और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास ये रास्ता है कि माफ किया जा सकता है संजय दत्त को उनकी इस सजा से। हालात हम सब जानते हैं, परिस्थिति हम सब जानते हैं, उनका खानदानी बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि संजय दत्त को माफ कर दिया जाना चाहिए? नहीं, वो रियायत के पात्रता रखते हैं और ये सही है कि क्रिमिनल केसेस में हमेशा ही देखते हैं कि मेंसरिया क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन, आपने भी जो स्पष्ट रूप से कहा कि कोई आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त होना नहीं था, कोई उनसे लिंक नहीं था, साजिश में इन्वॉल्व नहीं थे। और मैं समझता हूं कि अल्हड़पन में इन्होंने उस हथियार को लिया और उसको स्वीकार भी किया। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि इनकी ऑनेस्टी, इनकी इनोसेंस, उसको ध्यान में रखते हुए, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस पर कुछ न कुछ विचार अवश्य किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो रिव्यू पिटीशन दायर हो, उसमें भी जो 4 हफ्ते की जो समय सीमा दी है कि इसमें वो सरेंडर करें, उसको भी एक्सटेंड करवाएं और इसको स्टे कराएं, ताकि उसमें, और जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि सरकार के सामने भी जब ये प्रस्ताव आएगा तो सरकार को इस पर विशेष जरूर विचार करना चाहिए, ताकि इस एक किस्म से बेगुनाह व्यक्ति है, जिसकी इंटेंशन कभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं रही, जिसकी इंटेंशन कभी भी किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा साजिश में, तो उसे ये हकदार है कुछ न कुछ रियायत पाने के लिए, और सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आंचल, रियायत की बात पुनिया साहब ने की है। रियायत तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नजर आती है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोट की है कि सीबीआई ने
कोई भी अपील टाडा के कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर नहीं की है। यानी कि आज भी अगर संजय दत्त को सजा हो सकती थी तो टाडा कोर्ट ने जैसे 6 साल की सजा दी थी उसकी एनहांसमेंट के लिए सीबीआई नहीं आई थी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो अभी पुनिया साहब कह रहे थे कि उनका आतंकवाद की मंशा नहीं थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी आतंकवाद प्रूव नहीं हुआ इसलिए टाडा लगा भी नहीं। लेकिन आर्म्स को लेके इकबालिया बयान शायद सबसे बड़ी चीज है जो संजय दत्त के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ा कर गया। अपने आप में इकबालिया बयान में संजय दत्त ने सब कुछ एडमिट किया था कि किस तरह से हथियारों को प्रोक्योर किया गया, दाऊद से एक पार्टी में मिले, अनीस इब्राहिम के साथ कांस्टेंट टच में थे। तो शायद सबसे बड़ी मुश्किलें उन्होंने खुद ही अपने लिए एक लिहाज से देखा जाए तो खड़ी की। पुनिया साहब क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपको ज्यादा जानकारी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ये सही है जब उन्होंने स्वीकार किया। मैंने अपनी बात में कोशिश की थी कि उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने मना नहीं किया। वो उनके पक्ष में जाना चाहिए। ये उनकी इनोसेंस है, उनकी बलमानसा है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। वरना आमतौर से शायद ही कोई ऐसा केस हुआ हो जिसने स्वीकार किया हो ये सब पूरे डिटेल, तो इसका उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको हानि नहीं होनी चाहिए थी। हानि नहीं होनी चाहिए थी। पवार साहब, सिंह साहब, वाईपी सिंह साहब, आपका क्या तर्क है? मुंबई पुलिस से आप जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के नेक्सस को। क्या संजय दत्त को अब माफ कर दिया ना जाना चाहिए? मेरे ख्याल से संजय दत्त को माफ करना एक बहुत बड़ा कानून के साथ मजाक होगा। उल्टे इनको अब कानून एक्सप्लोर करना चाहिए कि संजय दत्त टाडा से कैसे छूटा और क्यों न एक ऐसे मतलब एक सेक्शन 300 सीआरपीसी का है उसमें एग्जामिन करके जो बाकी अबू सलेम और जो बाकी लोगों के स्टेटमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके नए सिरे से क्यों न संजय दत्त पे मुकदमा चलाना चाहिए 300 सीआरपीसी के तहत, जिससे कि इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाए। मुंबई पुलिस ने बहुत ही कड़ा एक सख्त एक सबूत इकट्ठा किया था। दुर्भाग्य से यह केस सीबीआई में चला गया। जैसे ही सीबीआई में चला गया संजय दत्त को जमानत हो गई और बाद में जब वो टाडा से छूटे सबको उम्मीद थी कि सीबीआई एक कड़ी अपील करेगी, लेकिन जो सीबीआई से जो कहा जाता है संजय दत्त की इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि उन्होंने मैनेज किया कि सीबीआई में अपील भी न हो जबकि केस इतना स्ट्रांग था। तो आज संजय दत्त अपने एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज किए हैं जिससे वो संत और महात्मा दिखते हैं। बॉलीवुड के साथियों जिनकी आवाज हमेशा प्रखर रहती है मीडिया में, उनसे कहलवा रहे हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं संत हूं। और कानून से जिस व्यक्ति का अनीस इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, समीर हिंगोरा और मोहम्मद दोसा ऐसे लोगों से जिसने AK-46 और हैंड ग्रेनेड लिया है उस समय जबकि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रूल है नीड टू नो प्रिंसिपल, यानी पूरी कॉन्स्पिरेसी किसी को नहीं बताई जाती, एक अंश बताया जाता है। वो अंश उनको पता था और उसके बाद किस तरह से वो टाडा से निकले ये बहुत ही उसी समय शोभ हुआ था सबको। और सीबीआई ने आज इस तरह का काम किया है जो कि देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा जो है धराशायी कर दिया है। मुझे लगता है संजय दत्त को एक नए सिरे से ईमानदार ऑफिसर लाके सेक्शन 300 सीआरपीसी के तहत फिर से मुकदमा चलाना चाहिए, जिससे अबू सलेम और बाकी जो एविडेंस है जो छूट गया है मुकदमे के दौरान उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर से करना चाहिए। तो शायद इस केस में न्याय हो सके, क्योंकि सब लोग बेचारे जेल में गए। याकूब मेमन जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कह के लाया था कि पाकिस्तान से तुम आ जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, आज वो फांसी के फंदे में जा रहा है। जिसकी मदद करनी चाहिए उसको हमने फेंक दिया और जिसके ऊपर कड़ा रहना चाहिए था उसको हमने बचा लिया। ये देश की क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। चलिए, आपको सिंपैथी है याकूब मेमन से, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा, आगे सवाल करूंगा। जस्टिस सुशील कुमार भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो कि जयपुर के वकील थे जिसके घर से संजय दत्त के हथियार मिले थे। आपको नहीं लगता जस्टिस सुशील कुमार जी की वक्त आ गया है कि संजय दत्त को माफ कर दिया जाए? वरिष्ठ वकील सॉरी दीपक जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं कभी जज नहीं रहा हूं और मेरी उम्र इतनी हो गई थी अब मैं कभी जज बन भी नहीं सकता। अच्छा, माफी चाहूंगा इसके लिए, माफी चाहूंगा। ये आपको संशोधन करना चाहिए। माफी चाहूंगा इसके लिए। जी हाँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूं और अपना क्रिमिनल केसेस ही करता हूं। ज़ैबर-ए-निसा का केस मैंने किया था और मुझे काफी अफसोस है कि उसके केस में उसके साथ मुझे लगता है न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ना तो कोई कन्फेशन थी ना उसके पास से कोई रिकवरी हुई। केवल दूसरे आदमी के बयान के ऊपर उसको 5 साल की सजा रह गई है। उसकी उम्र इस टाइम 70 साल के करीब है। तो मैं तो इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं जजमेंट से, लेकिन क्योंकि जजमेंट कोर्ट की है तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी।
आपको क्या लगता है, संजय दत्त को माफ कर दिया जाना चाहिए? 20 साल का मीडिया ट्रायल, उसके बाद 18 महीने जेल, उसके बाद 15 साल का ट्रायल, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस, और उसके बाद 20 साल के दौरान उनका पाक साफ कामकाज। क्या आपको लगता है, पवार साहब कह रहे हैं उन्होंने पीआर एक्सरसाइज की, माफ कीजिएगा, सिंह साहब कह रहे हैं उन्होंने पीआर एक्सरसाइज की, आपको लगता है कि नहीं, जब आप आर्म्स एक्ट में नहीं सुनिए आप, आर्म्स एक्ट में जब आपने कन्विक्शन किया और प्रोहिबिटेड आर्म्स इन्वॉल्व है तो उसमें 5 साल से नीचे सजा कर नहीं सकती कोर्ट, इसीलिए 6 से 5 साल किया है। या तो उसको एक्विट कर सकते हैं, अगर कन्विक्शन करेंगे तो सजा का स्कोप नहीं है 5 साल से नीचे करने का, वो प्रोविजन कानून के अंदर है। इसलिए सिंपैथी के ग्राउंड पे आप सजा नहीं घटा पाएंगे क्योंकि कानून में गुंजाइश नहीं है उसकी, वो सजा तो उतनी रहेगी। एक्विटल अलग बात है, प्रोबेशन कोर्ट ने माना नहीं है, रिजेक्ट किया है प्रोबेशन इस केस में। जी मैंने माना सर, लेकिन क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया में, जैसा राम जेठमलानी साहब ने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को गंभीरता से सोचना चाहिए, वो उनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, और हमारे वरिष्ठ सांसद पीएल पूनिया साहब भी कह रहे हैं कि सरकार इस पर नरम दिली से सोचेगी, तो क्या ऐसी कोई संभावना तलाशी जा सकती है संजय दत्त के लिए? देखिए अदालत ने अपना काम कर दिया है। अब सेंटेंस के बारे में अगर एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लेना चाहती है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके, जो कि राष्ट्रपति के अंदर समाहित हैं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति जी अपनी पावर्स एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इस केस में सजा कोर्ट ने रखी है लेकिन हमारे ख्याल में सजा ये होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वो उनका क्षेत्राधिकार है, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मनीष दुबे को यहां पर जोड़ूंगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे जाने पहचाने नाम है मनीष दुबे। मनीष, सीधा सवाल, पवार साहब का कहना है कि पिछले 16-17 साल या जितने साल भी संजय दत्त जेल से बाहर रहे, उन्होंने अच्छी पीआर एक्सरसाइज की, उनके हिसाब से उनको उम्र कैद मिलनी चाहिए थी। आप क्या मानते हैं, उनको माफ किया जाना चाहिए था या उनके खिलाफ एक और तगड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को करनी चाहिए? दीपक, सबसे पहले पवार साहब का जो स्टेटमेंट सिंह साहब, माफ कीजिएगा सिंह साहब, इस तरीके के बयानों के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं, तो वाईपी सिंह साहब, उन पर टिप्पणी करने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि ये जानना जो आपने खुद ने एडिट जी मनीष, इंतजार कर रहे हैं आपके खत्म होने के लिए, क्योंकि आप संजय दत्त के बेहद नजदीकी लोगों में से एक हैं। जी दीपक, मैं यही कह रहा था कि जो अगर वाईपी फवाद साहब की बात करें, वाईपी सिंह की बात करें, तो वो अक्सर इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, तो मैं उन पर टिप्पणी ना करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो आपने खुद ने एडिटोरियल लाइन ली है कि क्या माफ कर देना चाहिए, तो अगर आप पब्लिक सिंपैथी की बात करें, खासतौर पर सुनील दत्त साहब की मौत के बाद में जो संजय दत्त में जो बदलाव आया है, वो किसी से छुपा नहीं है। उसके लिए कोई पीआर एक्सरसाइज करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। जो एक इमेजिनरी जो बनी है रियल लाइफ में फिल्मी पर्दे पर, यकीनन एक संजय दत्त जो मैंने खुद ने देखा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है उनमें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को माना नहीं, स्वीकारा है और उसको लेकर बखूबी 20 साल झेला भी है। अब उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें मेरे ख्याल से उसे मान्य करना चाहिए। अदालत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला जो आया है, और इस पर एक सिंपैथी होने के नाते, चूंकि मैं संजय दत्त से अच्छा करीबी दोस्त हूं, तो एक सिंपैथी है, लेकिन साथ में एक आदर भी करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। जी, संजय दत्त ने यही कहा है। सिंह साहब, आपने कहा कि आपको सिंपैथी है याकूब मेमन से, लेकिन आपको सिंपैथी संजय दत्त से नहीं है। मतलब ऐसा कारण मैं जानना चाहता हूं, भले से उसने सहयोग किया हो, लेकिन मुंबई में जिन लोगों का खून उस दिन बहा 1993 में, उसमें याकूब मेमन पूरी तरह से शामिल था। वो पूरा फाइनेंशियल फ्रंट हैंडल करता था, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते हम। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक क्रेडिबिलिटी होती है। अगर उसको पकड़ के लाते भारत की पुलिस, तो उसको फांसी के फंदे में भेज देना चाहिए था। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको मना के लाई है पाकिस्तान से,
दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम सब पाकिस्तान में, छोटा शकील सब पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। वहां से उसको लाते हैं आप, वो अपने परिवार के साथ आता है, अपनी बीवी के साथ आता है कि हम आपकी मदद करेंगे, और उसके बाद उसको धोखा दे दिया जाता है। तो अब आगे से हमको इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान में करने की कोशिश करेंगे तो सब लोग यही बताएंगे, देखो तुम याकूब मेमन को लेके आए, अब गेट आउट। या रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब लोग बोल देंगे गेट आउट, तो वादा फरामोशी करते हो। ये जो है एक बहुत ही सीरियस बात है, और ये एक तरह का याकूब मेमन नहीं तो पाकिस्तान से खुद होकर फांसी के फंदे पे क्यों अपने आप को लटकाने आता। तो मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत गलत किया है। और जहां तक संजय दत्त का बात है, सबको पता है कि उसने सीबीआई को मैनेज किया है, और आज अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक जांच बैठा दे कि संजय दत्त की अपील क्यों नहीं की सीबीआई ने उसकी सजा बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है कि यह भ्रष्टाचार सामने आएगा। और साथ ही साथ संजय दत्त जो 6 साल के लिए अंदर गए हैं, 5 साल के लिए अब जा रहे हैं, वो आजीवन कारावास के लिए जाएंगे, क्योंकि वो सब एविडेंस जो दबा दिया गया है वो सब कोर्ट के सामने आ जाएगा, और उसके बाद ये टाडा में कन्विक्ट होंगे जिसमें उम्र कैद की सजा है। पूनिया साहब एग्री करेंगे, सीबीआई को मैनेज कर लिया, सरकार को मैनेज कर लिया, कोर्ट को मैनेज कर लिया, जुडिशरी को मैनेज कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया संजय दत्त ने। आरोप है वाईपी सिंह साहब का, और अपरोक्ष रूप से सरकार पर भी। सिर्फ सीबीआई को मैनेज किया, उन्होंने सीबीआई को मैनेज किया है, और जब सीबीआई ने कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया सबूत, तो कोर्ट क्या करेगी। वाईपी सिंह साहब एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, इनको मैंने पहले भी सुना है। और हमारे मनीष जी जो कह रहे थे कि इसी तरह के आप बयान देते हैं, इस तरह का आरोप लगाना कि सीबीआई को मैनेज किया और इस वजह से उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, ये बहुत स्पष्ट है। मैं कहना चाहूंगा कि उनके यहां से, संजय दत्त के यहां से रिकवरी नहीं हुई, आर्म्स की रिकवरी नहीं हुई है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं मुझसे इससे कोई वास्ता नहीं है, दुनिया की कोई अदालत नहीं है जो संजय दत्त के ऊपर अपना हाथ डाल सकती थी, कभी नहीं डाल सकती थी। लेकिन उनकी सादगी है, उनकी इनोसेंस है कि उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ, और उसको मैं समझता हूं कि इनके पक्ष में जाना चाहिए था, उनके विरोध में नहीं जाना चाहिए था। इस पक्ष को क्यों भूल जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आगे चल के जो कोर्ट में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कि मिनिमम सजा 5 साल की है, या तो एक्विटल होगी या फिर 5 साल की सजा रहेगी अगर कन्विक्शन होगा। तो जब जाएंगे तो अदालत में जाने के बाद फिर सरकार को दें, राष्ट्रपति के माध्यम से हो, लेकिन इनके साथ मैं समझता हूं कि घोर अन्याय हुआ है और इसको ठीक किया जाना चाहिए। घोर अन्याय हुआ और ठीक किया जाना चाहिए। आंचल एग्री करते हैं आप? मुझे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये लगता है कि सीबीआई ने यहाँ पर अपील नहीं करी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सजा नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने पूरी ये जजमेंट पढ़ी है, 100 पन्नों से ज्यादा की ये जजमेंट है, जिसमें बाकायदा कन्फेशन को तवज्जो दी गई है। सेंट्रल पीस एविडेंस अगर माना जाए, इसमें न सिर्फ एक सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने पूरी ये जजमेंट पढ़ी है, 100 पन्नों से ज्यादा की ये जजमेंट है, जिसमें बाकायदा कन्फेशन को तवज्जो दी गई है। सेंट्रल पीस एविडेंस अगर माना जाए, इसमें न सिर्फ एक सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स संजय दत्त ने खुद एडमिट किए हैं जिसको कोर्ट ने माना है, बल्कि एक अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बाद में भी हुई। और जिस तरह पुनिया साहब कह रहे थे कि कुछ मिला नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि संजय दत्त के इकबालिया बयान और उसके बाद जिस तरह से जो उनके पास AK-56 थी उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात हुई, वो भी रिकवरी हुई है। एक रॉड और स्प्रिंग बाकायदा मिले जो कि AK-56 के थे। तो कोर्ट ने बाकायदा सारी चेन को कंप्लीट करते हुए, अलग अलग एविडेंसेस को मानते हुए, कोर्ट ने ये कहा है कि ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस थे। मैं आपको ये भी यहां पर कहना चाहूंगी, किसी एक शख्स का, एक कानून के जानकार का मुझे यहां तक फोन आया और उनका ये कहना था कि संजय दत्त को राहत की सांस लेनी चाहिए कि कहीं कोर्ट ने उनको ज्यादा सजा नहीं दी है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है यहां पर। लेकिन आंचल, मुझे थोड़ी देर के लिए संजय दत्त का वकील बनने दीजिए। अगर संजय दत्त वो कन्फेशन नहीं देते तो क्या था पुलिस के हाथ, तो क्या प्रूव करती पुलिस? देखिए, अगर संजय दत्त वो कन्फेशन नहीं देते, आप इसको संजय दत्त की बलवानता नहीं मानेंगे? मैं बिल्कुल यही बात कह रही हूं कि संजय दत्त को, और ये शायद उनको अपनी लीगल टीम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लीगल टीम में पहले किसी जमाने में बताया जाता है कपिल सिब्बल साहब थे, उसके बाद राम जेठमलानी थे, जिनके कहने पर शायद कन्फेशन हुआ था, और उसके बाद आज की तारीख में भी हरीश साल्वे थे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो देश भर के बेहतरीन वकील थे, लेकिन फिर, और साथ ही साथ सीबीआई ने अपील भी यहां पर फाइल नहीं की, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यहां पर जो देखने को मिलता है,
जाए, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ी जाए, इसमें दो तथ्य बहुत अहम हो जाते हैं। कन्फेशन एक तो रिट्रैक्ट नहीं किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, करीब 10 महीने तक रिट्रैक्ट नहीं किया गया। कहा थी उनकी लीगल टीम, अगर मान लीजिए स्ट्रेस और दबाव के चलते कोई शख्स कन्फेशन या इकबालिया बयान देता है तो उसको तुरंत रिट्रैक्ट भी कर सकता है पहले ही मौके पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिकॉर्ड किया है। और एक और बात यहां पर आ जाती है कि प्रोसीजर जिस तरह से था इकबालिया बयान का, पूरी तरह स्ट्रेस फ्री थे। और ये बात भी याद रखिएगा, ये रिकॉर्डेड फाइंडिंग है कि सुनील दत्त ने जानकारी दी थी कि मेरा बेटा मॉरिशस से इस फ्लाइट से आ रहा है, आप इसको पकड़ लीजिए। नहीं, तो मैं आपको बताऊं, नहीं बात मुझे इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं संजय दत्त स्ट्रेस में थे, यही वजह थी कि कन्फेशन। बात क्या हुई थी मैं बताता हूं। जब संजय दत्त का, मैडम उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं पूनिया साहब, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। महेश भट्ट पिक्चर में आए थे उस वक्त जब संजय दत्त का नाम छपने लगा अखबारों के अंदर। महेश भट्ट पिक्चर में आए, महेश भट्ट ने संजय दत्त को फोन किया, संजय दत्त ने उनसे कहा मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि तुम पूछताछ के लिए भारत आ जाओ। उनके पिताजी ने भी उनको यही कहा। वो शायद उस वक्त यलगार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे मॉरिशस के अंदर। मनीष, यलगार फिल्म ही थी? वो यलगार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिल्कुल दीपक, यलगार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब महेश भट्ट ने एक फोन राकेश मारिया को किया और राकेश मारिया को कहा कि वो मॉरिशस से फला फ्लाइट से आ रहे हैं, वो लैंड करेंगे, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो वो रुक सकते हैं, और या आप उनको मॉरिशस शूटिंग के लिए वापस आने देना। राकेश मारिया एयरपोर्ट जाते हैं, संजय दत्त वहां पर आते हैं, उनको एकाएक गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सत्य है कि संजय दत्त ने खुद अपने आप को पेश किया था पुलिस के सामने। भले से वो पिता का दबाव था, भले से वो समाज का दबाव था, भले से वो किसी का भी दबाव था, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। सुशील कुमार जी, अगर संजय दत्त का कन्फेशन नहीं होता, और यही सवाल मैं जस्टिस सिंह से भी पूछना चाहूंगा, अगर उनका कन्फेशन नहीं हुआ था, अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर गए होते, तो क्या परिस्थितियां दूसरी होती उनके लिए? देखिए, कानून में कोई परिस्थिति नहीं बदलती। जैवोनिसा ने कोई कन्फेशन नहीं किया, उससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन दूसरे एक्यूज की कन्फेशन पे सजा हुई है। वही हाल संजय दत्त का होता, और लोगों की जो कनेक्टिंग कन्फेशन है उसके बेस पे भी सजा हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप कन्फेस करें, कोई भी एक्यूज कन्फेस करे आपके बारे में, वो भी रेलेवेंट एविडेंस बन जाता है। कोई भी कन्फेस करे तो रिलेवेंट एविडेंस बन जाता है। बड़े पते की कानूनी बात बोली। लेकिन मनीष, लगातार इन 20 सालों के दौरान आप संजय से इंटरेक्ट किए हैं, मेरा भी उनसे इंटरेक्शन हुआ, लेकिन आप बंबई में रहते हैं, आपका उनसे इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है। क्या कहते थे वो उन परिस्थितियों, उन हालात के बारे में जब उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया? सुशील कुमार सिंह जी, जो कि देश के सबसे जाने माने वकील हैं क्रिमिनल लॉ के, उनका ये मानना है कि अगर वो कन्फेशन नहीं देते, और अबू सलेम उनके बारे में कहते था कि हाँ मैं गया था, जो अबू सलेम 2005-2006 के दौरान भारत आया, मैं गया था संजय दत्त के घर AK-47 देने, तो भी वो शायद फंस सकते थे। लेकिन वो भी का भी एक सवाल है। तो आखिरकार संजय दत्त ने किन हालात में कन्फेशन दिया और इससे रिट्रैक्ट क्यों नहीं करे? दीपक, सबसे पहली बात अगर संजय दत्त की करें तो संजय दत्त के लिए जो उनके अंदर की जो आत्मग्लानि थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस ये हो रहा है जो आज तक है, जो अभी भी संजय दत्त यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल ये रहा है कि मैंने अपने पिता का नाम कहीं तो कहीं उन्हें चोट पहुंचाई है, उनके नाम पे कहीं तो कहीं धब्बा लगाया था। जब उनकी मौत हुई सुनील दत्त साहब की, तो उसके बाद वाला जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, जब वो टाडा से उनका नाम हटा, तो यही था कि अगर मैं आर्म्स एक्ट से बरी हो जाता हूं, अगर थोड़ी तो कहीं उन्हें एक शांति मिलेगी। और पिछली बातों को वो बस एक यही कहते हैं कि उम्र के साथ कुछ गलतियां की उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने न केवल अपने इकबालिया बयान में स्वीकारा, बल्कि मीडिया के सामने भी आके स्वीकारा, और उन्हें उस बात का पछतावा भी रहा। और वो ये भी कहते आए हैं कि 20 साल से जो मैं झेल रहा हूं वो उसी का नतीजा है। तो 20 साल से तकरीबन उसमें 18 महीनों की जेल और 20 साल तक चल रहा ये मीडिया ट्रायल अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द है, जो एक इंसान इतने सालों से झेलता आ रहा था। दीपक, मनीष, आऊंगा आपके पास। जस्टिस सिंह साहब, आप एग्री करते हैं मनीष की इस दावों से? मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता जी। सुशील कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट ए पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, ये कहना
कि साहब उसने मान लिया और इनोसेंस में मान लिया, तो offense has been committed. Commission of offense has been proved. So conviction is obvious and sentence is to follow. अब प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट क्या करती है वो तो सेपरेट मैटर है, शायद उसके लिए ये सब ग्राउंड प्रिपेयर हो रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ एक्यूज, अब याकूब मेमन का कोई कन्फेशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन उसे फांसी की सजा हो गई। सब ये चीजें जो हैं ये देखने वाली, और बिल्कुल ये फैक्ट है कि वो उसे लाया गया, उसे यहाँ वो बेचारा सारी फैमिली को लेके आया यहाँ, तो अगर ये कहना कि उसने इनोसेंस में मान लिया है तो वो भी तो आ गया पाकिस्तान से अपनी मर्जी से, तो why that has not been considered? But these are not relevant considerations. The fact is, recovery has been made, offence has been proved, conviction is to follow, and sentence is necessary corollary. और मिनिमम सेंटेंस 5 years है वो दे दी गई है, बाकी सरकार जो मर्जी करे वो सरकार पर है। जस्टिस सिंह साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि याकूब मेमन अपनी मर्जी से आया, लेकिन पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, मैं उस वक्त न्यूज ट्रैक के लिए काम करता था, और न्यूज ट्रैक ने बाकायदा आधे घंटे का एक इंटरव्यू किया था याकूब मेमन का, जिसको बाकायदा टीवी पर चलाया गया था, और उसमें तमाम कन्फेशन उसने किए थे उस टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान, और उसने माना था कि किस तरह से मुंबई बम ब्लास्ट की साजिश रची गई और किस तरह से बाकी काम हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार किसने वादा किया था याकूब मेमन से, क्या वादा किया था? अब साहब ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसकी स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 313 कि मैं अपनी मर्जी से यहां आया, फैमिली के साथ आया, गोद में बच्ची थी। अब वो कौन आदमी है जो अगर ये ऑफेंस कमिट करेगा और फिर अपनी मर्जी से आ जाएगा? बट ऑल सेड एंड डन, कोर्ट हैज हेल्ड हिम टू बी गिल्टी, वी हैव टू रिस्पेक्टफुली गो बिफोर द कोर्ट, जो आगे जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या प्रोसीजर है दैट इज टू फॉलो, बट वी हैव टू वेरी रिस्पेक्टफुली गो बिफोर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन वाकई अगर कोई फैसला आया है तो निसंदेह समाज में उस पर बहस होनी चाहिए, यही हमारी मंशा है। हम पूरा सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसके जजमेंट का, उसने जो भी टिप्पणियां की हम जानते हैं वो सब देश हित में है, आतंकवाद को प्लेग की तरह बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकिन यहां पर उठता है कि क्या कानून में मानवीयता नाम की चीज है? मैं दोनों वरिष्ठ वकीलों से बोलूंगा तो वो ये कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाज में क्या इसकी जगह है? पुनिया साहब, किस तरह से देखेंगे आप इन पुराने चेन ऑफ इवेंट्स को, इस हालात को? आपको नहीं लगता कि एक इंसान जो 20 साल से, चाहे वो याकूब मेमन हो, मैं संजय दत्त की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे याकूब मेमन हो, इतनी जटिल है हमारी कानूनी प्रक्रिया कि 1993 के अंदर ब्लास्ट होते हैं और अंतिम निर्णय आते आते 20 साल लग जाते हैं। 20 साल, एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को जर्जर कर दिया था। 20 साल बाद, 20 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। देखिए, मानवता की जगह अपनी जगह है। यहां तक कि जो कन्विक्ट हो जाते हैं, जो जेल में रहते हैं, उनका गुड कंडक्ट होता है, उसके आधार पर सजा कम होती है, उसके आधार पर सजा कम होती है। और इनका तो बताया कि सुनील दत्त जी के देहांत के बाद इनका कंडक्ट पूरी तरह से बदल गया, और इस बीच में ना पहले इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हुआ, ना उसके बाद कोई क्रिमिनल केस हुआ। तो ये भी तो एक ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मानवता के नाते एक देश की महत्वपूर्ण हस्ती हैं और जो ये समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उसको बांध के रख देना 5 साल के लिए जेल के अंदर, मैं समझता हूं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और मानवता के नाते उनके ऊपर रियायत बरती जानी चाहिए। अगर इसका कानून में भी कहीं संशोधन करने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। कानून में संशोधन करना चाहिए, वो भी किया जाना चाहिए। आंचल, एग्री करेंगे आप? कानून में संशोधन की जहां तक बात आती है, ये गेंद अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में रहेगी और महाराष्ट्र सरकार के पाले में रहेगी, नंबर 1। और दूसरा, जो भी कानून में बदलाव किए जाते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकते हैं, यानी कि अब वो अगर संशोधन किया जाएगा
तो पुनिया साहब को बताना चाहूंगी कि वो आगे के केसेस के लिए ही किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पे अब एक जो पेच फंसा हुआ नजर आता है, के लिए कहा मैंने, इस मामले के लिए नहीं कहा। नहीं, जो पेच फंसा हुआ मामला अब जो नजर आता है, जो हमारी तमाम तरह के कानूनविदों से भी बात हो रही है और सुशील कुमार जी और जसपाल जी इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अब दो तरह की पावर्स हैं। एक तो राष्ट्रपति और गवर्नर के लेवल पे पावर्स होती हैं रेमिशंस के लिए और पार्डन के लिए, और एक सीआरपीसी के तहत भी पावर होती है। अब इस केस में अगर माना जाए तो 5 साल में से अगर 18 महीने संजय दत्त काट चुके हैं तो सरेंडर तो उन्हें करना ही होगा। 2 ही ऑप्शंस होती हैं, या तो सरेंडर करें या देश छोड़ के चले जाएं। तो जाहिर तौर पर अब देश छोड़ना मुमकिन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, सरेंडर उन्हें करना होगा। उसके बाद अगर वो जेल में होते हैं तो पावर ऑफ रिमिशंस होती हैं, और पूरी तरह से जिस तरह पुनिया साहब इतना लीनियंट व्यू लेकर बैठे हुए हैं तो गेंद तो सरकार के पाले में आने ही वाली है ना। गेंद सरकार के पाले में आने वाली है। लेकिन मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, 20 साल पहले के संजय दत्त में और आज के संजय दत्त में क्या अंतर महसूस करते हैं? 2 दशकों में क्या बदला? कौन सी ऐसी चीजें बदली हैं कि आज हमको इस बारे में सोचना पड़ रहा है या हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या संजय दत्त को माफ कर दिया जाना चाहिए? दीपक, संजय दत्त में क्या बदलाव आया है इसे मेरे बताने से अच्छा उनकी फिल्मों में ही साफ तौर पर नजर आता है। अगर मैं बता दूं तो सुनील दत्त साहब के देहांत के बाद या उसके कुछ सालों तक पहले तक जब ये सारे आरोप चल रहे थे, एक वक्त था जब संजय दत्त खलनायकों वाली बहुत ज्यादा भूमिका करते थे। आपने नोट किया होगा जितने भी फिल्मों में थे उनकी एक नेगेटिव इमेज थी, खलनायक के तौर पर प्रोजेक्ट हुआ करते थे। लेकिन मुन्ना भाई के बाद खासतौर पर मैं बताऊंगा उनके फिल्मों में ही वो उनकी सोच में भी नजर आता है कि उन्होंने वैसी फिल्में ही करनी छोड़ दी जो उन्हें एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते थे। अगर आप मुन्ना भाई भी देख लें, कहीं तो कहीं वो एक गुंडा था फिल्म में, लेकिन एक ऐसा गुंडा जिसके पास दिल था, जिसके पास दर्द था। तो ये इनके फिल्मी पर्दे पर भी बदलाव नजर आने लगे थे। हकीकत में वो कैसे थे, आप पूरे बॉलीवुड के लोगों से पूछ के देख लीजिए। उनका जो व्यवहार था उनके दोस्तों के साथ, उनके मित्रों के साथ, जो सोशल वर्क में जो इन्वॉल्व होने लगे थे, वाईपी सिंह साहब कहेंगे मैं पीआर कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूं। और यही नतीजा था कि उन्होंने बाकायदा राजनीति में भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश की थी। तो बदलाव तो यकीनन देखे जा सकते थे, और शायद यही नतीजा होगा, यही पर्सोना का नतीजा होगा जो एक जजमेंट में भी कहीं न तो कहीं साफ तौर पे नजर आया। 6 साल की सजा घटाकर 5 साल का करना, मैं वापस कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हमें फैसले का हमें स्वीकारना चाहिए, और उस पर बहस इस तरीके से ना हो तो बेहतर हो। बहस इस तरीके से ना हो, लेकिन हम भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं मनीष, हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 4 हफ्तों के भीतर संजय दत्त को सरेंडर नहीं करना चाहिए, सिर्फ हम उनके आगे के लीगल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि राम जेठमलानी, जस्टिस जसपाल सिंह साहब, सुशील कुमार जी जैसे जाने माने देश के क्रिमिनल लॉयर्स ये मानते हैं कि जी हां, सरकार के हाथ में फिलहाल बहुत कुछ है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन सवाल ये उठेगा कि फिर सिर्फ संजय दत्त के लिए क्यों? क्या ये सवाल उठेगा? हाँ, चल सवाल बिल्कुल उठेगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, जिस तरह मैं राष्ट्रपति की भी पावर्स बता रही थी आपको, या राज्यपाल के लेवल पर भी जो पावर्स होती हैं अमूमन। हाँ, चल सवाल बिल्कुल उठेगा। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, जिस तरह मैं राष्ट्रपति की भी पावर्स बता रही थी आपको, या राज्यपाल के लेवल पर भी जो पावर्स होती हैं अमूमन अगर कोई छोटे मोटे आरोपी होते हैं, दोषी करार दिए होते हैं, उनका छूट जाना कहीं ना कहीं ज्यादा आसान होता है। लेकिन संजय दत्त जेल में जाएंगे और जेल से बाहर निकलेंगे तो ये सारी दुनिया को पता लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ साल पहले तक आपने सुना होगा कि नेताओं के बर्थडे के ऊपर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत सारे 1000 के करीब प्रिजनर्स छोड़ दिए गए, इस तरह की खबरें आती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत पैनी नजर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुधाकरण जजमेंट में बाकायदा कहा है कि पॉलिटिकल मोटिव्स और पॉलिटिकल कारणों की वजह से, पुनिया साहब ध्यान से सुने, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, अच्छे चाल चलन, और उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। बाकायदा जेल के अंदर अगर रेमिशंस हो रहे हैं, जेल के अंदर जेल अथॉरिटीज की कमेटी बैठती है, पूरी तरह से इस बात का जायजा लिया जाता है, सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, तो एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, जिसको ये तो माना जा सकता है कि अगर अब 3 साल बचे हैं उसमें से थोड़ा सा अर्सा कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समझे कि पूरा का पूरा वेव ऑफ हो जाएगा और संजय दत्त को सरेंडर ही नहीं करना पड़ेगा, तो वो मुमकिन मुझे नहीं लगता है।
वो मुमकिन आपको नहीं लगता। सुशील कुमार जी, आप एग्री करते हैं आंचल से? जी हाँ, मैं सहमत हूं, और ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे आरोपियों में से आप कैसे चुनाव करेंगे कि किसको बेनिफिट दिया जाए। तो उसमें अगर चैलेंज होता है तो फिर कोर्ट में आ जाएगा मैटर वापस, और डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड बड़े पुख्ता होने चाहिए। आप अपनी मर्जी से किसी की सेंटेंस ऐसे नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की पावर हमेशा रहती है जांच करने की। जैसे आंचल ने कहा, आंध्र प्रदेश वगैरह के फैसले बिल्कुल अपसेट हुए हैं और लोगों को वापस जेल जाना पड़ा है। वापस जेल जाना पड़ा है। जस्टिस सिंह, आपको क्या लगता है, क्या ये इतना आसान होगा? आजकल मुल्क के हालात ये है कि सब कुछ हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ऐसा आपको लगता है कि रियायत हो सकती है संजय दत्त? बिल्कुल हो सकती है। मैं पॉलिटिकली जो आजकल एटमॉस्फेयर उसके बारे में कह रहा हूं, और जैसे ये कि जो वो पॉलिटिशियन हो गया है, मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स आर पॉलिटिशियंस। मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन। जस्टिस सिंह का ये कहना है, पूनिया साहब एग्री करेंगे उनके इस व्यू से? आप मुस्कुरा भी रहे थे। ये उनका अपना विचार है, ये इनका अपना विचार है जो कि बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा ही विचार है, आपका नहीं है। सब जगह वकीलों में भी क्रिमिनल होते हैं, वकीलों में भी क्रिमिनल होते हैं, कुछ वो होते हैं वो पहुंचते हैं। तो इसलिए इस बहस, ये दूसरी बहस है, इस बहस में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं समझता हूं कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मुझसे ज्यादा कानून के ज्ञाता हैं जितने पैनल में बात मौजूद हैं, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही अगर इसमें कोई दखल दे तभी वो सरेंडर करने से बच सकते हैं, वरना संजय दत्त को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, वो अलग की बात है, उसमें विवाद में नहीं जाना चाहता। आप उस विवाद में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। क्या संजय दत्त को, ये सब पैनलिस्ट है, मुझे एक दो सवाल मनीष से भी पूछना है। सबसे पहले सुशील कुमार जी आपसे, क्या माफी के लायक हैं वो सामाजिक नजर से? मैं अभी एक कानूनविद की राय नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, सजा का मतलब होता है रिफॉर्मेशन, और आदमी समाज में वापस आ जाए। तो पिछले 20 साल का जो उनका कॉन्डक्ट है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से वापस आ चुके हैं, और इस टाइम उनको जेल भेजने का कोई मैं औचित्य नहीं समझता, सिवाय इसके कि मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है। अगर मिनिमम ना होता, अप टू 5 ईयर्स होता, तो कोर्ट कभी का ये फैसला कर देती। लेकिन अजीब बात यह है कि आर्म्स एक्ट में और टाडा में 5 साल से कम सजा हो ही नहीं सकती अगर आपके पास प्रोहिबिटेड वेपन है। तो ये कानून की अपनी मर्यादा है जिसको उसकी सुप्रीम कोर्ट ने पालना की है। वरना मेरे विचार से पेनोलॉजिकल एंगल से 20 साल में आदमी एकदम नया बन चुका है, और इसका कोई औचित्य नहीं है कि उसको अब 3.5 साल जेल में बिताने चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। सुशील कुमार जी, क्या इस प्रावधान को संवैधानिक तौर पर चुनौती दी जा सकती है आर्म्स एक्ट के? नहीं, ये तो आपको मालूम नहीं है शायद। अगर आर्म्स एक्ट में आप प्रोहिबिटेड वेपन यूज कर लें तो एक अकेला ऑफेंस है जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, लाइफ सेंटेंस भी नहीं है। तो प्रोहिबिटेड वेपन सरकार हमेशा अपने पास रखती है, प्राइवेट हाथों में जाने से बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वजह से ऐसे मिनिमम सेंटेंसेज रखे हैं, और इसमें मेरे ख्याल से चुनौती नहीं हो पाएगी। लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं कि उनको रिफॉर्मेशन के ग्राउंड पे सजा की माफी मिले, उससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। चलिए जस्टिस सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रिंसिपली इट इज ऑल राइट, लेकिन ऑफेंस इज वेरी इट्स अ हियरनेस ऑफेंस। एक प्रोहिबिटेड आप आर्म अपने पास रखते हैं और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, द ऑफेंस इज देयर। सो क्या आप ऐसे केसेस में सबको छोड़ देंगे सिंपली बिकॉज के 20 साल मुकदमा चला है? हाँ, चल मुझे भी इस मामले में जस्टिस जसपाल से ही एग्री करना पड़ेगा। माना संजय दत्त खलनायक से मुन्ना भाई बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे लीगल प्रोसेस की भी त्रासदी है कि 20 साल इस फैसले को लग गए आने में। एक फांसी की सजा हुई है, 27 को लाइफ टर्म मिली है, और संजय दत्त को 20 साल बाद बताया जाता है कि अब एक बार फिर से आपको 5 साल की सजा काटनी है, भले ही आप 18 महीने के करीब जेल में रह चुके हों। तो पूरा का पूरा एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाता है। रिफॉर्म जरूर हो चुके हैं, ये कंसिडर होना चाहिए था। कोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, सीबीआई ने रियायत कर दी, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर यह भी हमें मानना होगा कि संजय दत्त का केस औरों से अलग नहीं किया जा सकता।
कानून सबके लिए बराबर है और नोबडी इज अबव द लॉ, जिस तरह कानूनी भाषा में कहा जाता है। पूनिया साहब, देखिए, मैं इस बात से सभी सहमत हैं कि संजय दत्त रिफॉर्म हो चुके हैं, वो सुधर चुके हैं और दोबारा उनको जेल में भेजा जाना मैं समझता हूं कि थोड़ी ज्यादती होगी। उसके जो भी उपाय हों न्यायालय से नहीं हो सकता तो सरकार के माध्यम से, राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से जो हो सकता है वो किया जाना चाहिए, लेकिन उनको अब जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है मेरी राय। मनीष, दीपक, मेरा साफ तौर पर मानना, मैं सुशील जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। जितनी सजा होनी थी, एक कानून जो सजा देता है उसका मतलब होता है कि वो इंसान सुधर जाए सजा के बाद। सजा हुई है और 20 साल का एक ट्रायल हुआ है, 18 महीने की सजा हुई है और 5 साल की सजा दी गई है। तो एक लिहाज से कोर्ट के फैसलों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। निजी तौर पर मेरा यही मानना है कि अब संजय दत्त सुधर गए हैं तो उस नजर से भी देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मनीष, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। संजय दत्त की कई फिल्में इस वक्त फ्लोर पर हैं और उन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाला है उसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम फिल्मों को पूरा करेंगे। आपको नहीं लगता 4 हफ्ते का ये समय और उनका ये फ्रेम ऑफ माइंड, क्या वो फिल्में वाकई पूरी कर पाएंगे? दीपक, फिल्में पूरी करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए संजय दत्त को, क्योंकि 4 फिल्मों में से जो 2 फिल्में हैं, एक पीके जो राजकुमार हिरानी की है और दूसरी जंजीर जो एक रीमेक है, ये दोनों फिल्में लगभग पूरी हो चुकी हैं। उंगली नाम की एक फिल्म है जो अभी तक प्री प्रोडक्शन स्टेज में, उसकी शूटिंग शुरू ही नहीं है। एक ही फिल्म रह जाती है पुलिसगिरी, जो 50% पूरी हो चुकी है। तो ज्यादा नुकसान फिल्मों को लेकर नहीं होने वाला और कोशिश कर लेंगे संजय दत्त की अपनी जो भी उनका पार्ट है वो वहां तक पूरा कर लें फिल्मों के जरिए। चलिए, मनीष आपका, पूनिया साहब आपका, आंचल आपका, सुशील कुमार जी आपका और साथ ही साथ जस्टिस सिंह आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, उसके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हफ्ते की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के लिए करी है तो उस डेडलाइन का संजय दत्त को पालन करना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन बहस का विषय व्यापक है। क्या हमारे कानून इस ढंग के हों कि किसी एक अपराधी को, अगर वो अपराधी है तो 20 साल बाद उसके किए की सजा मिले, जब उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है, जब उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई है, जब वो खुद बदल गया है। जेल किसी को भेजना सामाजिक मेन स्ट्रीम में लाने की एक प्रक्रिया होती है, जेल जाकर आदमी सुधर जाए। कानून भी यही चाहता है, इसीलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में डेथ सेंटेंस दिया जाता है। और संजय दत्त अगर सुधर गए हैं तो क्या फिर से जेल भेजना उनके लिए अन्याय नहीं होगा? यही हमारा सवाल था जिस पर हमने बहस की थी। फिर हम ये दोहराना चाहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, उसके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर समाज में कोई व्यापक बहस उठी है तो उसे आगे ले जाना एक न्यूज चैनल के नाते हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।